Hello dear students, again good evening. So today we are going to discuss about some questions, right? हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है. तो what you will do, you will do carry your score and by the end of this session you will submit it, right? जो प्रीवियस पेपर था उसके बारे में हम सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए, उसमें कुछ नए बच्चे भी मुझे मिले जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुन के, उनके कमेंट सुन के. हरीश एक नाम था, दूसरा नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ. एक्चुअली वो क्वेश्चंस जो 10, 15 या 20 क्वेश्चन थे शायद लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करे थे मेरे प्यारे बच्चों, वो एक क्वेश्चन पेपर किसी एक पब्लिकेशन का था. पब्लिकेशन तो नहीं कह सकता, किसी एक पर्सन का था और कुछ हब करके, फिजिकल एजुकेशन हब करके, पता नहीं किसी का है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता उनको. तो उनका वो पेपर था, मैंने उसको इसलिए आप लोगों के सामने लेके आया so that you could understand that what kind of the material is available on the net or on the online system. So you have to be very careful while choosing the study material. आप देखेंगे उसमें कम से कम जो शुरुआत में मैंने देख पाया उस डॉक्यूमेंट को, more than 30 to 40% of the question was wrong answered, right? Even that first question ही था उसमें जो उसका आंसर जो है वो wrong था. उसमें आरबीसी का एलिमिनेशन दिखाया था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कि उसकी ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है. इवन दैट इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द बीपीएड और द स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, you will able to get this point that the graveyard of RBC or WBC is spleen, but he was giving the answer as liver. That is very wrong, right? So you have to be very careful while choosing your study material. Be careful and then you can do career study, right? So मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है कई बच्चों ने पोस्ट किया था, इसके बाद भी 50 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और जल्दी ही कैरी करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को. What the main thing is that with this question we will discuss a little more because it's important for us. ये इसलिए भी important है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एग्जाम में इस क्वेश्चन को रख देते हैं और इस क्वेश्चन के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि कोई दे आर टू डिफरेंट बोर्ड्स, ठीक है, और इवन दैट 3 बोर्ड्स को मान सकते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है काफी, राइट? हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, मतलब जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इस तरह से ये क्वेश्चन है. इसके ऑप्शंस जो है वो आपको दे दिए जाते हैं. इतना फेवरेट क्वेश्चन है या फिर बहुत ज्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसमें अरिस्टोटल भी आंसर सही है और आपका अरस्तु के अलावा प्लेटो को भी सही आंसर माना जाता है, ठीक है. अब इसमें आप एक बात रखें, राइट? इसका जो ध्यान देने वाली बात यह है, इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट, उसमें उत्तर प्रदेश इसमें चूज आंसर करना है आपको ए, ठीक है. अरस्तु जब भी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन हुए हैं, ऑलवेज दे कंसीडर द आंसर अरस्तु, ठीक है, इतनी बात क्लियर है. दूसरा, अगर जो डी ट्रिपल एस बी बोर्ड है दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली बोर्ड्स के एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ डी ट्रिपल एस बी, यू हैव टू गो विद द आंसर ऑफ प्लेटो, राइट? कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट में कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें कहीं अरस्तु आंसर दिया है, कहीं पे प्लेटो आंसर दिया है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आंसर प्लेटो है या फिर आंसर आपका अरस्तु है. प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, सिर्फ आपने स्टेटमेंट दिया है. यू आर नॉट गिविंग द कॉन्टेक्स्ट एंड यू आर सपोजिंग द आंसर एज अरिस्टोटल और द प्लेटो. सो आई थिंक दिस इज द रेडिकुलस टू put this same question again and again to create the much chaos to the students, right? So apart from that, इन सब सारी चीजों से हम लोग आगे निकलेंगे, right? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इतना बता दिया. we have already discussed that with which answer we are going to move ahead. So हम लोग उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशंस के साथ डील कर रहे हैं. then we will go ahead with the Aristo and rest of for the examination of DSSB we will go with the answer of Plato, ठीक है. इतनी बात क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. The next question is also the another easy question. It's the definition. Who have given the definition? Physical education is the sum of those experiences which come to the individual through movements, right? इसमें क्या है, if you are dealing with the definitions, क्या करना है आपने, कुछ जो रूट वर्ड्स है उनको आपको याद रख लेना है. सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस कहीं में मिल जाएगा आपको, ठीक है.
कम इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, आप इसको याद रख लीजिए, इंडिविजुअल्स थ्रू मूवमेंट, ये बात आपको किसने बोली है? डेल्बर्ट ऑवर्टीफर ने, राइट। डी स्टैंड फॉर डेल्बर्ट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूस, जो गॉड जूस थे आपके, गॉड जूस इज रिलेटेड टू पैथियन गेम हो गए आपके, ओलंपिक गेम हो गए, नीमियन गेम, या फिर आपके स्टीमियन गेम्स। इस पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जल्दी से आप अपना आंसर मार्क करो, मैं देखूं कि वो ट्रिक आपको याद है कि नहीं है, देन वी विल मूव अहेड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है, जल्दी से आपने आंसर करना है, राइट। चलो मैं अपनी जो ट्रिक थी वो भी लिख दे रहा हूँ, है ना, क्या थी? चलिए 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 मैं लिखता हूँ जल्दी से। अरे वाह, 2-3 बच्चों ने तो लिख भी दिए। या क्या ट्रिक थी? जोन 5, है ना, यही तो थी। चलिए, तो जी, जेड स्टैंड फॉर जूस, ओलंपिक हो गए, नीमियन गेम्स हो गए, बाकी पैथियन गेम कौन? अपोलो कराते हैं, स्टीमियन गेम आपका पोसिडोन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, तो जूस किससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके यहाँ पे? ओलंपिक गेम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन पेपर में कोई गलत आंसर नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो पिछला वाला क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए डाला गया था, राइट, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर द स्टूडेंट्स, दे आर मच मच बेटर टू चूज द राइट वन, ठीक है। चलिए, 12th ओलंपिक गेम वर हेल्ड एट, 12th ओलंपिक गेम जो थे वो कहाँ पे हेल्ड करे गए थे? राइट, सिंपल सी आपको आंसर करना है, जल्दी से आप आंसर करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से मारो, ठीक है ना। या एग्जैक्टली, तो लंदन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, राइट। हाँ, ये 2013 वाला पेपर है जिसको हम पीवाईक्यू है इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। फाइंड आउट द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। हमेशा हम इन सारी चीजों को रिपीट क्यों करते रहते हैं? जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जामिनेशन है वो हार्ड नहीं आते हैं, एक्चुअली वहाँ रिपीटेबिलिटी हमको चाहिए होती है, सो दैट वी कुड always remind the concept. If you will be under the conceptual thinking or conceptual kind of the clarification, तो आपका क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होंगे, राइट। सो ग्रोथ की और डेवलपमेंट की एक सेम बात क्या है, ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आती है एक तरह से, ठीक है। आप इस तरह से समझ लीजिए, ये डेवलपमेंट है आपका, तो ग्रोथ इसी में कहीं आ जाएगी, ठीक है। अब इसको समझने की आप कोशिश करें, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक तरह से आपकी एक प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस एक सर्टेन स्टेज पे जाके बंद हो जाती है, ठीक है। जैसे अडल्सेंस आपकी आ गई, अडल्सेंस पे जाके ये रुक जाएगी आपकी ग्रोथ। जैसे हाइट की ग्रोथ है, वो क्या हो जाएगी? आपकी हाइट लगभग आपकी 20 ईयर्स तक फिक्स हो जाती है, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेंटल डेवलपमेंट, राइट। मेंटल डेवलपमेंट क्या है? आपका ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है, लाइफ, ये इसको क्या बोलते हैं? बूम टू टूम, ठीक है, बूम टू टूम मतलब, ठीक है ना, आपके जन्म लेने से आपकी मृत्यु तक ये चलता है, राइट। क्लियर है इतना? चलिए आंसर करें फटाफट। या एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, शाबाश। सो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज ऑल अबाउट यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम योर एंशियंट और फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। तो उन पेरेंट्स से हमारे अंदर जो भी चीजें ट्रांसफर होती हैं, जो भी क्रोमोसोम्स के थ्रू कहो, आप आनुवंशिकता के थ्रू कहो, हेरिडिटी के थ्रू कहो, तो all those kind of the characteristics they are transmitting to the offspring is called heredity. Then vitamins is also important for the growth and development, you have already known about it, right. Sex is also important, right. Then yeah, फैक्टर अफेक्टिंग, हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग, राइट। क्योंकि गर्ल्स की ग्रोथ अलग तरह से होगी, बॉयज की ग्रोथ अलग तरह से होगी, और इंडिविजुअलिटी भी इसमें आती है, इंडिविजुअल्स की ग्रोथ अलग तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं वो जल्दी से उनकी हाइट बढ़ जाती है, राइट। कुछ आप देखिए किसी की स्पोर्ट ग्रोथ होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कभी 11th या 12th में आप अगर एक डोमेन देखेंगे, 10th में आपने किसी बच्चे को देखा है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम ऑफ द टाइम, और 12th के बाद आप अचानक से उसको देखते हैं तो वो एकदम से बदला बदला नजर आएगा आपको, क्योंकि वो स्पोर्ट ग्रोथ का टाइम होता है, राइट। या ठीक है,
तो ये इसलिए यहाँ पे दिया गया है, तो ऑल ऑफ द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ही इज टॉकिंग अबाउट द रिक्रिएशन वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, जो वर्ड रिक्रिएशन है वो किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, तो सिंपली ये किससे, लैटिन लैंग्वेज से ये ड्राइव किया गया है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलेंगे सर इसकी पीडीएफ, हाँ इसकी पीडीएफ आपको एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें से निकाल लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे हम लोग डाल देंगे। राइट, ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट की बात होगी। गेस्टाल्ट है प्रोपोनेंट। ठीक है, गेस्टाल्ट में कौन सी थ्योरी को प्रोपोनेंट ये मतलब प्रवर्तक रहे हैं, कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद किसको बोला जाता है, इनसाइट लर्निंग को बोला जाता है। इनसाइट लर्निंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनसाइट लर्निंग इज ऑल अबाउट द थिंग्स यू लर्न विद योर इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने अंतःकरण से जिन चीजों को सीखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो सुल्तान बंदर वाला प्रयोग था उसको आप समझ सकते हो। राइट, कि आई एम क्रिएटिंग अ सम काइंड ऑफ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, और आप अपने जो इंट्रोस्पेक्शन कहो, आपके एक्सपीरियंसेस कहो, पहले आपकी प्रीवियस लर्निंग कहो, प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पे आप उसको कर लेते हो। शशांक बोल रहे हैं यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन ये बोलता है कि जो थ्योरी ऑफ इंसाइट है, राइट, इंसाइट लर्निंग की थ्योरी है, वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से एप्लीकेबल किस पे होती है, तो वो होती है बेटा एक्शन रिसर्च। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, इमीडिएट प्रॉब्लम को जब हमें सॉल्व करना होता है, व्हाइल वी आर डीलिंग विद द इमीडिएट प्रॉब्लम, एक्शन रिसर्च विल बी या विल बी देयर। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इसका, इनसाइड सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिफ्टर मसल। लिफ्टर मसल मतलब वजन को उठाने के लिए। बेसिकली लिफ्ट हमें क्या करना होता है, किसी ना किसी वेट को लिफ्ट करते हैं हम। वी आर डीलिंग विद अगेंस्ट फोर्स टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम काम कर रहे होते हैं तो समझ लो हम किसी ना किसी वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं। राइट, ठीक है, अब समझ गए आप। चलिए जल्दी से अच्छा अच्छा आंसर कर दीजिए फटाफट। तो इसमें से डेल्टॉइड मसल होगी, बाइसेप होगी, हैमस्ट्रिंग होगी, या फिर काफ मसल होगी। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो आप, है क्या क्वेश्चन में एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो लिफ्टर मसल नहीं है। डेल्टॉइड भी काम करती है, बाइसेप भी काम करेगी, हैमस्ट्रिंग भी काम करेगी, इसमें से काफ मसल भी काम करेगी। व्हाट यू विल डू इन दैट केस, इसमें से यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। बेस्ट वन आप चूज कैसे करें, आप यू हैव टू पिक आउट सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटी आप निकालिए और उन एक्टिविटी में देखिए कि लिफ्टिंग की जो एक्टिविटी है उसमें सबसे ज्यादा, हर तरह की एक्टिविटी में वो मसल कौन सी है जो काम कर रही है। राइट, वो मसल आपका राइट आंसर होगी। ठीक है, चलिए अब इतना हिंट काफी है, आप फटाफट जल्दी से आंसर करें। एग्जैक्टली राइट, बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसमें क्या होगा, डेल्टॉइड मसल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप है, आप खड़े होके एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, अब आप बेंच प्रेस मारिए, बाइसेप्स का काम खत्म हो जाएगा ज्यादातर लिफ्टिंग में। राइट, ऐसे ही आप हैमस्ट्रिंग में आप बैठे हुए कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग का काम खत्म, बैठे हुए कर रहे हैं, काफ का काम खत्म। तो इसमें क्या होगा, डेल्टॉइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देखिए, इससे काफी चीजों को समझने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, व्हाट इज वेट ट्रेनिंग। बेसिकली वेट ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स some type of resistance to do the variety of exercise designed to the challenge of your muscles group including chest, back, shoulder, bicep और tricep। अगर आपसे क्वेश्चन वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड पूछ लेता है तो सबसे ज्यादा जो सूटेबल कंडीशन है, राइट, उसमें कौन कौन सी मसल्स यूज होती हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है एग्जाम में सीधे के सीधे आपके बंचेज पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, देन चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप और ट्राइसेप। ठीक है, क्या आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। अभी देखिए जो एरिया अगर आप देखेंगे, जो एरिया आपका पड़ता है इसके लिए, वो कौन सा एरिया है। बेसिकली आप देखो, ये सिंपल, ये जो मसल है ये क्या है आपकी, ये डेल्टॉइड मसल है। राइट, ये आपकी डेल्टॉइड मसल है। राइट, ये आपकी डेल्टॉइड मसल है। ठीक है, I hope that I have made my point clear to all of you. Now we will move to next question. When was the World Health Organization established? ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एस्टेब्लिश किया गया था हमारा, कब किया गया था, चलिए जल्दी से बताएं। 7 अप्रैल 1948। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एपिक पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए एपिक पीरियड कौन सा रहा है, तो वो 1000 से 600 रहा है। सिंपल एकदम आंसर है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इस पे। हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा बात करेंगे जिन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत बात करनी है। अदरवाइज जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उनको हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए उनसे क्वेश्चंस को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, राइट। सो व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द इंजुरी? ठीक है, टिक द करेक्ट फ्रॉम योर शॉर्ट आंसर। ठीक है, यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं, इनमें से आपको करेक्ट करना है जो आपकी फर्स्ट एड है उसको, राइट। तो फर्स्ट एड में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले सिंपल आंसर है इसमें राइस। बट अभी क्या है, करंट टाइम में इसको राइस को प्राइस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें पहले क्या था? आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आइस, ठीक है, और फिर उसके बाद में एलिवेशन कर लेते थे। ठीक है, क्या अब क्या हो गया? ये पी स्टैंड पर सबसे पहले जो भी बूंद है या कोई भी तरह की जो परेशानी हुई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, देन उसको रेस्ट देना है हमें, देन उसके बाद में आइसिंग, देन कंप्रेशन, फिर उसके बाद में एलिवेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एडल्टहुड। एडल्टहुड जो है वो स्टार्ट कब होती है, राइट? एडल्टहुड, एडल्ट, अब ये समझ लो एडल्टहुड कब स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब एडल्टहुड, जब आप एडल्सेंस आपकी खत्म हो जाएगी, देन एडल्टहुड जो है वो शुरू होगा। तो मोस्ट सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 ईयर्स। ठीक है, वैसे 18 तक भी माना जाता है, लेकिन 20 तक भी इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ मद्रास। अच्छा, मद्रास कॉलेज की यहाँ पे बात की गई है बेसिकली, राइट। तो YMCA कॉलेज जो मद्रास जो है वो ओनली एशिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन रहा है, राइट, जहाँ पे जो प्रमोट किया गया था वो फिजिकल एजुकेशन। मतलब यहाँ जो शैक्षिक काम था, एजुकेशनल एक तरह से, राइट, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन जो है वो उसको प्रमोट करने का काम मद्रास YMCA कॉलेज ने किया था। YMCA की फुल फॉर्म पूछ लेते तो ये इजी है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, राइट। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, राइट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर की बात करी गई है इसमें। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कभी कभी इनमें कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कई सारे आंसर्स डिफरेंट भी मिलेंगे इसके, राइट, बट सबसे रेलिवेंट आंसर है आपका वो है कोलमैन ग्रिफ्थ। और ये जो पर्सपेक्टिव दिया गया है वो अमेरिकन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में दिया। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखें। अगर वो कॉन्टेक्सचुअल चेंज करता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू द अमेरिकन जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उससे बाहर करेगा या किन्सियोलॉजी से बाहर करेगा, तब वो आंसर जो उसका आंसर वो डिफरेंट देगा, राइट। अदरवाइज द आंसर विल बी कोलमैन ग्रिफ्थ। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या है, ऑस्टियोलॉजी किसकी स्टडी है? आपकी बोन की। ठीक है, और मायोलॉजी किसकी स्टडी होती है? मसल्स की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे इसके साथ ही। ये क्या है आपका? ओलंपिक मोटो की बात कर रहा है। LTS स्टैंड्स फॉर क्या है, राइट। तो इसमें बाकी सारे जो है ओलंपिक मोटो बेसिकली है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको आप और देख लीजिए साथ, तो वो और आपके लिए क्या हो जाएंगे? फायदेमंद हो जाएंगे, राइट। देन इसमें क्या होता है? LTS, दूसरा है आपका CTS, देन 4TS, राइट। और ये दिए किसने थे? LTS, CTS, 4TS, ये क्या है? ओलंपिक मोटो। ये दिया किसने था? सर हेनरी डिडॉन। ये कौन थे? ही वाज द फ्रेंड ऑफ, ही वाज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ पेरी डी कॉवर्टन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें अभी रिसेंटली इसमें एक वर्ड और जोड़ा गया है, LTS, CTS, 4TS और इसके अलावा कम्युनिटर, WNITTER, कम्युनिटर। ठीक है, कम्युनिटर का मतलब क्या है? टुगेदरनेस, टुगेदरनेस। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि रिसेंटली वो पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में कि ये वर्ड जो है वो कम्युनिटर जोड़ा गया है, उसका मीनिंग जो है वो क्या है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटर, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस ईयर में जोड़ा गया है। ठीक है, इतनी बात तो आप बता पाएंगे।
और दूसरा क्वेश्चन ये भी बताएंगे कि सर ये हेनरी डिडॉन ने ये कौन से ईयर में दिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गए। चलते हैं हम लोग। तो यहाँ एलटीएस का मतलब क्या होता है सिंपली, चलो मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं। एलटीएस का मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हायर। ठीक है, फोर्टियस का मतलब फोर्स से हो गया, मतलब फोर्स से मतलब जो आदमी फोर्स लगाए वो कौन होगा, स्ट्रांग होगा, राइट। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये एक और इजी क्वेश्चन आ गया जो आपने 8th क्लास से पढ़ते रहे होंगे साइंस वाले, तो उठा के इसको ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सिंपली ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है। या फिर इसमें एक और अगर वो दे देता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के अलावा अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन के अलावा मोमेंटम भी दे देता है, ठीक है, या फिर आपको F = ma लिखा हुआ मिलता है, तो ये सारे के सारे क्या है, सेकंड लॉ। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन को हम लोग, ये लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन को थर्ड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, या इनर्शिया को हम लोग फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं न्यूटन का। ठीक है, तो ये सिंपल सी कुछ बातें थी इसके बारे में। आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ आज क्लास तो लंबी होगी बिल्कुल। स्पाइनोमीटर की बात हो रही है। स्पाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विच डिफॉर्मिटी। कुछ डिफॉर्मिटी हमारे पास दिए हैं। बेसिकली जो डिफॉर्मिटी है वो आपकी काइपोसिस, स्कॉलिसिस, नॉकनी और लोडोसिस, ये कुछ डिफॉर्मिटी है, राइट। और डिफॉर्मिटीज के बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है सारा कुछ। ठीक है, वहां मैंने आपको पढ़ाया भी था कि स्पाइनोमीटर क्या करता है बेसिकली। अब ये सिंपल स्पाइन इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है, तो स्पाइन का लेटरल कर्वेचर से ही जाएगा ये, राइट। देन स्केलोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। और यूनिट ऑफ स्पीड की बात हो रही है, राइट। तो स्पीड की बेसिकली सबसे छोटी वाली यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड। मीटर को थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो आपको मिल नहीं रहा, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर का आंसर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑन सेट कमांड, कमांड स्प्रिंटर इज इन। अब आपको थोड़ा सा जो बायोमैकेनिक्स है उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, सो दैट यू कुड गेट द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा आंसर लगाते हैं, और आंसर के साथ साथ आपको राइटली ये भी बताना है कि रीजन क्या है उसका। ठीक है, जो आपकी ऑन सेट की कमांड होती है, मतलब सेट की कमांड ये है कि आप जस्ट जैसे गो बोल दिया, आप इंतजार कर रहे हैं कि गो बोलेंगे और आप लोग चले जाएंगे, राइट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो हो गया आप, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम में तो आप है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इक्विलिब्रियम में कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नेचुरल इक्विलिब्रियम, या नन ऑफ देम। चलिए फटाई, जल्दी से फटाफट आंसर करें। या एग्जैक्टली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, बिकॉज आपको स्टेबल नहीं रहना है इसमें। जस्ट आप इस तरह से है कि हवा का थोड़ा सा झोंका आ गया तो उससे भी शायद आप गिर जाएंगे, इस टाइप की सिचुएशन में आप, राइट। तो सेट कमांड में इस तरह की सिचुएशन होती है। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में सिंपली अगर आप देखेंगे, विच इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लॉ जो है इनमें से कोई से नहीं है। अच्छा, इससे पहले ही हम लोग चलते चलते एक चीज और समझ लेते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ लर्निंग स्पेशली इन फिजिकल एजुकेशन, तो थॉर्नडाइक की बात वहां पे आती है, ए एल थॉर्नडाइक की, राइट। तो ए एल थॉर्नडाइक ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे। 3 आपके प्राइमरी लॉ थे और बाकी उनके सेकेंडरी लॉ थे, राइट। अब प्राइमरी लॉ में आप देख लीजिए जो जो थे, रेडीनेस आपका हो गया, इफेक्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो लॉ ऑफ रिएक्शन आपका नहीं है, सिंपली सी आंसर आपका हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साइकोलॉजी डील्स विद, साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, डी आंसर करेक्ट है इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। जॉन डिवे इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म होता है, सिंपल सा आंसर है इसका, जिसका आंसर एकदम से क्लियर है, उसमें हम लोग ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 8th ईयर्स इज नोन एज, राइट। तो 8th ईयर में जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में जाएगा, राइट। इन्फेंसी की बात करोगे तो 0 to 2 ईयर आपकी हो गई। देन चाइल्डहुड आपका 2 to 8 ईयर्स हो गया, राइट। 8 ईयर्स, या फिर आप 8 to इसको, हाँ ये सारा का सारा चाइल्डहुड में ही आएगा, और यहाँ से आप इसको 11 तक ले जा सकते हो, राइट।
ये 3 में जुड़ जाता है, राइट। अर्ली चाइल्डहुड हो गया आपका, मिडिल चाइल्डहुड हो गया, देन लेटर चाइल्डहुड, राइट। 2 to 6 या 6 to 8 हो गया आपका, देन 8 to 11, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडल्टहुड आपका क्या हो जाएगा, ये एडल्टहुड की बात हो रही है, राइट। एडल्सेंस की बात नहीं हो रही है, याद रखना इस बात को। एडल्टहुड का मतलब मोर देन 20 या फिर मोर देन 18। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, 8 ईयर्स में कौन जाएगा, चाइल्डहुड। मैं सिर्फ ये आपको आगे की जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर रहे, राइट। चीजों का रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज इन द ईयर मंथ एंड डेट इज नोन एज। अभी आप ये समझ लीजिए कि वो एज, अच्छा सारी की सारी एजेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए और भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एनाटॉमिकल एज क्या होती है, राइट। एनाटॉमिकल एज बेसिकली ये है कि जैसे आपकी बोन की ग्रोथ के हिसाब से जो एज देखी जाएगी, राइट, उनके हिसाब से हम लोग जो एज वगैरह देख लेंगे, वो सारी की सारी एज आपकी क्या होंगी, एनाटॉमिकल एज, ठीक है। या केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो एज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये देखते हैं कि कितने दांत किसके निकले हुए हैं, राइट, उसके हिसाब से जो एज डिसाइड करते हैं वो आपकी एनाटॉमिकल एज होगी। देन क्रोनोलॉजिकल एज की बात करेंगे, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड, राइट। देन साइकोलॉजिकल एज, साइकोलॉजिकल एज के बेसिस पे ही जो टेस्ट तैयार किया जाता है, आईक्यू टेस्ट, उसी, ये 2 एज है, मेंटल एज और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये आपकी तैयार करते हैं आईक्यू टेस्ट को, राइट। और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो क्या है, 100 से ज्यादा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल एज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 साल के हैं और आप 10 साल के बच्चे की तरह ही सोच लेते हैं, तो आप क्या है, आपकी जो साइकोलॉजिकल एज है वो ठीक है, मतलब आपका आईक्यू अच्छा है, राइट। देन या मेंटल एज साइकोलॉजिकल एज से रिलेटेड है। आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू, राइट। इतनी बात हो गई ना क्लियर सारी की सारी। चलिए, हाँ उसके लिए 16 पीएफ टेस्ट, बेटा वो पर्सनैलिटी के लिए होता है। इस बात में आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। 16 पीएफ टेस्ट जो है वो क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द स्टडी ऑफ मसल इज नोन, हम लोग पहले ही बात करी थी, मायोलॉजी इसका आंसर है, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाई, लॉ ऑफ मोशन किसने दिए हैं, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन जो है वो 3 लॉ दिए हैं। कौन कौन से लॉ हैं वो आपके, चलिए फटाफट जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। या फिर यहाँ ए कर लीजिए आप, ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये 3 लॉ हैं जो मोशन के हैं, और ये सारे के सारे किसने दिए हैं, ये सारे के सारे दिए हैं आपके न्यूटन साहब ने, ठीक है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ बेटा मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके लिए, राइट। अब आती है बात सीधी की सीधी स्प्रेन। अच्छा इसमें एक चीज और याद रखें, इसमें कुछ मेट्रिक ट्रिक क्या है, इस तरह से ही आप याद रखिए। ये क्या है आपका स्प्रेन, दूसरा है आपका स्ट्रेन। आप इस ट्रेन से याद रखिए, ट्रेन से मतलब टेंडन, ठीक है। टेंडन, मसल, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मोस्टली जितनी भी लीगा, ये स्प्रेन क्या है, ये लीगामेंट से, ट्रेन मतलब टेंडन से रिलेटेड है, और टेंडन के साथ में मसल्स आ जाएंगी, मसल ग्रुप वगैरह, हाँ मसल स्पेस्म वगैरह सब इसी में आ जाएगा स्ट्रेन में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सिर्फ स्प्रेन के साथ लीगामेंट, और लीगामेंट को छोड़ के मोस्ट ऑफ जो भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है मेरे प्यारे बच्चों, सारे की सारी स्ट्रेन होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रेन है ये, ठीक है, ट्रेन नहीं है, राइट। हाँ ट्रेन स्टैंड फॉर टेंडन, तो इसका लीगामेंट सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ेंगे आगे, और ऐसे ही मस्ती करते करते हम लोग पूरी क्लास भी पूरी कर देंगे। सर आपने खाना खाया नहीं, मैंने अभी खाना नहीं खाया, अभी क्लास तो ले लूं आपकी, कैसे खाना खाऊं मैं। टर्म एरोबिक मीन्स,
सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। एरोबिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दे कुड बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही होती, बहुत कम अमाउंट में यूज हो रही होती है। प्री स्टोर्ड ऑक्सीजन जो होती है आपकी, या जो मसल ग्लाइकोजन के थ्रू जो होती है वो आपकी यूज होती है वहीं पे। इसी वजह से 10 से 12 सेकंड से ज्यादा की एक्टिविटीज को हम लोग एनारोबिक एक्टिविटीज नहीं कहते हैं, उनको एरोबिक एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक एक्टिविटी है मींस विद ऑक्सीजन, ठीक है। बी आंसर आपका बी है, विद ऑक्सीजन। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, द मेथड ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप एज, इसको थोड़ा सा काट पीट के सही कर लीजिए, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है। कौन सा है आपका, सिंपली देखिए, एक्टिव वार्मिंग अप, मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप में एक्टिव वार्मिंग अप होती है, पैसिव होती है, एक्टिव पैसिव दोनों होती है, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल है कि आप एक्टिव और पैसिव वार्मिंग अप जो है वो दोनों तरफ से कर सकते हैं, है ना। अगर किसी के हेल्प से कर रहे हो या किसी की विदाउट हेल्प कर रहे हो, सीधा इतना सा कॉन्सेप्ट लगता है इसका। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा सही लेवल का क्वेश्चन है, कम से कम टीजीटी का लेवल का तो मान ही सकते हो। मूवमेंट अराउंड द वॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर। जो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बेसिकली वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जब भी जिक्र आता है, आप ये समझ लीजिए कि लगभग हर तरह के जो मूवमेंट है आपका, जो पॉसिबल मूवमेंट है वो वहां पे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा 20 से 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन से मूवमेंट होंगे जो, नहीं, कोई सा एक मूवमेंट बताइए फटाफट, जिसका भी आंसर आ जाएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे नहीं हो सकता, जल्दी से फटाफट जल्दी। अच्छा, चले चले तो फिर हम इसको बाद में करेंगे, राइट। चलिए फटाफट हम इसका आंसर कर लेते हैं पहले। फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपका हो गया, राइट। फ्लेक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका जॉइंट होता है, पर्टिकुलर जॉइंट पे एंगल्स जब कम हो रहे होते हैं, राइट, रिड्यूसिंग द एंगल एट द पर्टिकुलर जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। देन एक्सटेंशन इज अपोजिट टू इट। रोटेशन और सर्कमडक्शन का क्या है, रोटेशन एक पर्टिकुलर फिक्स रेडियस के साथ अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो रोटेशन है। सर्कमडक्शन क्या है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, राइट, वो क्या हो जाएगा आपका, या पॉइंट पे रोटेशन हो जाएगा, और जो फिक्स रेडियस के साथ कर रहे हैं उसको, वो क्या हो जाएगा, सर्कमडक्शन। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया, कोई नहीं बेटा। रोटेशन आप ये समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, और सन के अराउंड जो पृथ्वी मूव कर रही है आपकी, ये क्या है, ये आपका रोटेशन है। उसके अलावा पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है, ये क्या है, ये है पृथ्वी का एक्सिस पे मूवमेंट। एक्सिस, एक्सिस मूवमेंट क्या है आपका, रोटेशन, ठीक है। और ये ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिट वाला मूवमेंट क्या होता है, सर्कमडक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप खड़े हो, और खड़े होने के बाद इस तरह से आप अगर जो मूवमेंट करोगे इस तरह से शोल्डर पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन मूवमेंट। रोटेशन का क्या है, आपने हैंड को आगे किया और आप सिंपली उसको रोटेट कर रहे हो, प्रोनेशन सुपेनेशन का मूवमेंट कर रहे हो, उसको हम लोग एज ए रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं। हाइपर एक्सटेंशन का क्या है, सिंपली मैं इसको बता देता हूँ आपको, कि एक पर्टिकुलर एंगल 180 के एंगल से भी हम ज्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर जॉइंट जहां पे एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो सकता है, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, और वी आर डूइंग अ मूवमेंट बियॉन्ड टू द सर्टेन लिमिट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो आपका हैंड है, राइट, या फिर ये समझ लीजिए जो आपकी उंगली है, राइट, वो इस तरह यहाँ तक आ सकती है। अब इसको आप जबरदस्ती खींच के पीछे की तरफ ले जा रहे हो, तो यह हाइपर एक्सटेंशन है। जहां पे वर्ड हाइपर लगेगा मींस बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। हाइपो वर्ड अगर यूज हो रहा है तो मींस दे आर टॉकिंग अबाउट या बिलो द एक्चुअल लिमिट, ठीक है। तो हाइपर का मतलब होता है बियॉन्ड, और हाइपर का मतलब, हाइपो का मतलब होता है बिलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, या बहुत सारी नई सारी चीजें सीखोगे आप लोग। इन द फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज। जल्दी से आप, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से इसका आंसर लगा दो, फिर मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका, जिससे पूरी जिंदगी आप भूलोगे नहीं कि लीवर लीवर को कैसे पहचानना है, राइट।
या डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर आज के बाद गलत हो जाए तो आप बोलना, ठीक है। दुनिया के सारे क्वेश्चन आप गलत कर दो, लेकिन आप लीवर का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपल ट्रिक, याद भी नहीं करनी, याद रह जाएगी अपने आप से, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब इसको आप समझिए। एक वर्ड याद रखना है आपको, फ्ली, FLE, ठीक है। अगर आपका फलक्रम बीच में है, फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। अगर आपका लोड बीच में है, सेकंड क्लास लीवर। आपका एफर्ट बीच में है, थर्ड क्लास लीवर। क्या ये बात क्लियर है? अब इस तरह से समझ लीजिए, जैसे LFE, ये क्या है? इसमें फलक्रम बीच में आ गया, फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। अभी देखिए FLE, बीच में कौन है? आपका लोड, ये क्या हो गया? सेकंड क्लास लीवर हो गया। अगर मैं इसको F और L को इधर करके बीच में एफर्ट को कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें से जो भी टर्म अगर बीच में आ जाए, मिडिल में आ जाए, इफ एनी टर्म इज कमिंग इन द मिडिल, द आंसर विल बी गोज फॉर दैट। या फर्स्ट वाला बीच में आ जाएगा, फर्स्ट क्लास लीवर। एल बीच में आ जाएगा, सेकंड क्लास लीवर। ये अगर मिडिल में आ जाएगा, आपका सेंटर में आ जाएगा, तो थर्ड क्लास लीवर। अब इसको समझिए, देखिए, है ना। चलिए चलिए, अभी देखिए आंसर समझिए। फर्स्ट क्लास लीवर, द फलक्रम इज, फलक्रम कहां पे है? सेंटर में। देखिए फलक्रम सेंटर में गया, फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, ठीक है। लोड बीच में जाएगा, सेकंड क्लास हो जाएगा। बीच में जाएगा, थर्ड क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अपना आंसर देख लो, आप खुश हो जाओ, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे, राइट। आंसर क्या है आपका? सी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। डन, भूलोगे तो नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? लर्निंग का क्या है? लर्निंग का मेन प्रिंसिपल है, जल्दी से आप आंसर करो फटाफट, फिर मैं इसके कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू सिंपल, राइट। चलिए, ये बेसिकली क्या होता है, जब हम लर्निंग के लॉज की बात कर रहे होते हैं तो इनमें सबसे बड़े प्रिंसिपल्स की बात होती है, सबसे मेन प्रिंसिपल की बात होती है, वो हमेशा क्या होती है? वो होती है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की। पहले हम सिंपल चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, देन वी इंटीग्रेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने अल्फाबेट्स को लिखना सीखा, राइट। फिर अल्फाबेट से हमने क्या करे? हमने वर्ड्स बनाए, राइट। वर्ड्स, वर्ड्स के बाद हमने क्या करा? फ्रेजेस को बनाना सीखा, और फ्रेजेस के बाद हमने सेंटेंस बनाए, और सेंटेंस के बाद लिटरेचर। ऐसा नहीं था कि हमें अल्फाबेट नहीं आते और फिर हमने डायरेक्टली हम लिटरेचर सीख ले। तो इसका क्या है? लर्निंग सबसे पहले कहां से शुरू होती है? सिंपल से, और ये कॉम्प्लेक्स तक जाती है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? या नोन टू अननोन, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई हैव दैट, या आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपली सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और समझते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को और क्या बोलते हैं? और यूज एंड डिसयूज। सिंपल सा आंसर है इसका, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा इसको, ठीक है ना। इन एथेंस द एजुकेशन टीचर इज नोन एज द नेम ऑफ, राइट। ये भी सिंपल आंसर है, जो एथेंस में एजुकेशन टीचर होता है, राइट। एजुकेशन टीचर नहीं बेटा, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये एजुकेशन टीचर नहीं है, इसको फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है उसको हम लोग बोलते हैं पेडोट्राइक, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। काइपोसिस इज आल्सो नोन एज, तो काइपोसिस को और क्या बोला जाता है? ठीक है, जल्दी से इसको करो। यूपीटीजीटी में, हाँ यूपीटीजीटी में आया था, तभी तो करवा रहा हूँ, जल्दी से करो फटाफट जल्दी। इसका क्या है? राउंड बैक आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, समझते हैं। द थ्योरी ऑफ प्ले वाज प्रोपोनेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, डी आंसर है इसका सीधा सीधा। शिलर ने इसको 1873 में दिया था,
स्पेंसर ने 1875 में और इसमें मॉडिफिकेशन किया था, इसीलिए इसको सेलर एंड स्पेंसर भी कभी कभी आंसर इसका देता है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के अलावा, हर्बर्ट स्पेंसर सिर्फ स्पेंसर का ही पूरा नाम है ये, लेकिन शिलर ने भी इसको प्रपोज किया था 1873 में। ठीक है, तो शिलर एंड स्पेंसर भी अगर कहीं पे आंसर आ रहा है तो आप उसके साथ जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लेस द लाइफ थ्योरी वाज गिवन बाय, इसको ठीक करो आप, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्लेस नहीं है, प्लेज लाइफ है। प्लेज द लाइफ थ्योरी, ये किसने दिए? जल्दी से फटाफट जल्दी से आंसर करो। ठीक है, तो ये बात कही थी आपकी जॉन डेवी साहब ने। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फीलिंग इज डेवलप्ड बाय द कैंप इन द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को जब कैंप में भेजते हैं तो हमारे उसके पीछे क्या उद्देश्य रहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू गो फॉर द कैंपिंग, राइट? पॉलिटिक्स, हमें उनको पॉलिटिक्स में भेजना है, उनको एथनिक बैकग्राउंड को समझाना है, जो एथिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, एथनिक बैकग्राउंड और लीडरशिप, if we are looking to develop the leadership into the students or the children's, or final one we are just in mood to create the fear, right? So क्या है, हम उसमें कैंप में इसलिए भेजते हैं ताकि बच्चे बहुत अच्छी तरह से लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर पाए। ठीक है, 39। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। द ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अप टू टिल बर्थ टू डेथ। सिंपली हमने पहले भी एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, राइट? ओह सॉरी 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 सॉरी, ये ग्रोथ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? मैंने उसको देखा नहीं ठीक से। ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था कि ग्रोथ क्या होती है, वो आपकी अडल्सेंस पे जाकर रुक जाती है, और क्वेश्चन में यही पूछा है। ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस अप टू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उस टाइम पे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? व्हाई आई डिड दिस, मैंने जो इंसिडेंट अभी आपको दिखाया, ये ऐसा क्यों दिखाया? ये इसीलिए दिखाया कि हम यही करते हैं, जब हमें सिंपल क्वेश्चन मिलता है हम जस्ट से उसको देखते हैं, आंसर बस ऐसे ही लगा दिया, राइट? ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं। तो बी केयरफुल, जब ज्यादा क्वेश्चंस इजी होते हैं तब उनके साथ डील करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, राइट? क्योंकि आपके पास यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सो डोंट बी इन अ हरी। यह क्या है? ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अप टू, कहां तक रहता है? वो अडल्सेंस पे जाके क्या होता है आपका? अडल्सेंस पे जाते खत्म हो जाता है। जैसे ही आपकी अडल्सेंस कंप्लीट होगी, अडल्टहुड शुरू होगा, वो खत्म हो जाएगा, राइट? चलिए, या डेवलपमेंट बट टिल टू डेथ जाएगा, राइट? द मेन पर्सन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ ओलंपिक, या ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो कौन थे? डॉक्टर एजी नोरेन और एससी बक। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। है ना, जल्दी से आपको क्या करना है, इसका आंसर कर देना है फटाफट से, राइट? इसको चौंकिए मत, ये राइटिंग मिस्टेक हो गई है, राइट? कोई ना कोई तो इसको प्रिपेयर करता ही है, राइट? तो ये क्या, हु इज द नोन फादर ऑफ किन्सियोलॉजी? किन्सियोलॉजी, राइट? तो इसके क्या आंसर है? सीधा सीधा अरिस्टोटल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो 2 3 4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, 50 क्वेश्चन ही है इसमें, आगे हम लोग करेंगे, राइट? तो क्या हो गया? द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कितने? 3 टाइप होते हैं सिंपली, स्टेबल, अनस्टेबल और नेचुरल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि आप 2 फीट से खड़े हैं, बिल्कुल स्टेबल, राइट? अगर इसको आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि आप, जैसे ये पेन है, मैंने इस पेन को इस तरह से मैंने खड़ा कर दिया जमीन पे, अगर हल्के से कोई इसको टैप कर रहा है तो ये गिर नहीं रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, जैसे आप अपने दोनों फीट पे खड़े हुए हैं, राइट? या फिर इस तरह से समझ लीजिए, टेबल जो रखी हुई है अपनी, आराम से टेबल में आप थोड़ा सा धक्का मारो तो कहीं जाएगी नहीं, राइट? दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? अभी आपने पेन को खड़ा कर दिया किसी भी तरीके से, उसको थोड़ा सा अगर ये समझ लीजिए हवा का झोंका भी लग गया तो वो गिर गया, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे हमने अभी जो बात करी थी, इसमें जो सेट की पोजीशन होती है,
आपकी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देन नेचुरल, ठीक है, तो नेचुरल इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या है कि कोई भी बॉडी जिस सिचुएशन में है उसकी नेचुरल सिचुएशन भी उसको क्या कहलाती है, वो उसकी नेचुरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे थोड़ा सी इसकी सारी मिस्टेक्स ये खत्म करनी पड़ेंगी। ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है इसको, ठीक है, राइट। तो इसके डी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, द पीरियड्स इन पीरियडाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो किसी भी पीरियडाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेटरी, कंपेरेटरी और उसके बाद ट्रांजिशन फेज, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। और क्या होता है, राइट। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। इन द वर्ड रिक्रिएशन द वर्ड एन स्टैंड फॉर, राइट। या मेरा डीन विद, ये बहुत रिक्रिएशन इस वर्ड को इसलिए भी पूछा जा रहा है, अभी देखो आप हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि इस पे काफी जोर दिया जा रहा है अभी के टाइम में, टू गेट आउट फ्रॉम द स्ट्रेसफुल लाइफ, राइट। हियर एन स्टैंड फॉर द नेचुरल। Next question, learning is the modification of behavior through experiences is said by। लर्निंग जो है वो मॉडिफिकेशन करता है किसमें, बिहेवियर में। ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू ऐसा होता है। ये बात किसने बोली है, ये गेट्स ने बोली है, राइट। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। देन नेक जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, ये आपका सीधा सीधा पाइवोट जो जॉइंट है उसका एग्जांपल है, जहां एक फिक्स पॉइंट होता है, उस पे किसी भी चीज का मूवमेंट एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कराते रहेंगे आप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, सी आंसर करेक्ट। आगे चलते हैं, ये देखेंगे हु हैज गिवन द सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी आपकी किसने दी थी, ये आपकी अरस्तु ने दी थी, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट आंसर है, और इसका आंसर भी मैं आपको वैसे ही कर देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, चलिए लास्ट है अब तो, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फ्लैट फीट, ठीक है। फ्लैट फीट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग, पेडोग्राफ का यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो फ्लैट फीट होता है इसमें पी प्लेनस भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कर्व जो होते हैं, एक तो बिल्कुल भी कर्व नहीं है, राइट। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये होती है ज्यादा कर्व है, बहुत ज्यादा, और कुछ उससे कम कर्व है, ठीक है। तो ये तीनों तीनों टर्म है, मैंने इसका पूरा नाम इसलिए लिखा नहीं है, राइट। आपको असाइनमेंट में ये है कि आपको लिखना है इसका नाम, आपको मुझे नाम बताना है कि फ्लैट फुट के अदर टू नेम क्या है, अदर टू नेम्स फॉर हाई आर्क एंड लो आर्क, ठीक है, सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 50 क्वेश्चंस किए, इसके रिमेनिंग बचे हुए 100 क्वेश्चन और हैं। हम लोग जल्दी ही उसकी 2 क्लास में और ये खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद जो हमारी पुरानी सीरीज चल रही थी उसको हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे, राइट। और जो क्लास थी वो, उसको मैं कोशिश करूंगा मैं उनको उस क्लास को हटवा दूंगा। तो उस क्लास को लेके आने का उद्देश्य यही था आपके सामने, कि आप लोग कम से कम ये बहुत केयरफुली डिस्क्रिमिनेट इसमें करना सीख जाएं कि कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है, कौन सा कंटेंट आपने नहीं पढ़ना है, right, because the plenty of sources are available online, you have to be very careful to choose the study material, right। जैसे आपने कैरिकुलम में एक पढ़ा होगा नल कैरिकुलम, राइट। तो नल कैरिकुलम आपने सेलेक्ट करना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।